नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस. सिंह सर। आज हम कुछ एक ऐसे तार और बिंदु लेकर आए हैं जो अभी तक आपने मीडिया में नहीं सुना होगा। आर.एस. सिंह सर ने सीजीपी के ऊपर और भी कई पॉडकास्ट किए हैं, बट दिस वन इज वेरी वेरी डिफरेंट। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स which has been missed by a lot of people around. This is not just connected to Arvind Kejriwal, बट तार सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ता है, तार राजमाता 10 जनपद पे जो बैठी हैं उनसे भी जुड़ता है। और आज जो दिल्ली पुलिस पर आई हुई है, जो नाउ द दिल्ली पुलिस, द सीआरपीएफ, द सीबीआई, एवरीबडी हैज स्टूड अप। क्यों? क्योंकि अगली बार ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा हमारे पुलिस फोर्सेस को बदनाम करके या उनके साथ बदतमीजी करके ना निकल जाए, इसलिए एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। डिटेल्ड में है, ध्यान से सुनिएगा। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है आज का हमारा। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपको और आपको दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आपके प्रोग्राम की शुरुआत में अपने पुलिस फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और बाकी जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उनको मैं शत शत नमन करता हूं। और आपने एक अपना पेशेंस का जो आपने प्रदर्शन किया वो इतना आसान नहीं है। कोई 120 हमारे दिल्ली पुलिस के बहादुर जवान घायल हुए और उसके बारे में तो कहीं पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं हो रही। तो ऐसे समय में जो सीआरपीएफ के डीजीपी हैं श्री जीपी सिंह, उन्होंने कहा है कि आप जो भी बोनाफाइड कार्रवाई आप करते हैं, मेरा सपोर्ट आपका होगा। उन्होंने वहां पर एक फंक्शन में कहा। इसको कहते हैं लीडर। आपकी जब आप अप दी चेन आप जब ऊपर जाते हैं तो आपको अपने लोगों को भरोसा देना होता है कि आप उनके लिए खड़े हैं। और ये एक बहुत बढ़िया मैसेज। और आजकल बहुत बात हो रही है AK-47 पैलेट गन्स, ये वो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं और वो आप गूगल कर लीजिएगा। मानिक शॉ का एक इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा कि जब ये कलकत्ता में हालात बहुत बिगड़ गए थे तो उस समय कोई अंग्रेज आर्मी चीफ, शायद लॉकहार्ट था या मसबी था, कोई उसमें से एक था। तो उसने उस समय आजादी के बाद तो आपको मालूम है ना, 2-3 साल तक ये अंग्रेजी यहाँ के आर्मी चीफ थे। तो उस समय मानिक शॉ ब्रिगेडियर थे। तो उनको कहा कि कहीं कॉरिडोर में मिले, उनको बोला, हे सैम, the Sardar wants you. He has some task for you. तो ये सरदार पटेल यहाँ गए, जाते भी रहते थे ऐसे ही। तो सरदार पटेल ने बोला, सैम सिट डाउन। ठीक है, I want to send you to Calcutta. You take a special flight, ठीक है ना, Air Force flight, and I want to control things there. They are going out of hand. How many do you think you will have to kill? तो कुछ फिगर दिया उन्होंने, शायद 100 कुछ दिया। तो सरदार पटेल ने कहा, दैट्स नॉट मच, गो अहेड। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद कलकत्ता हिस्सा भी नहीं रहता और आज पता नहीं क्या हालात उस समय हो गए होते। ठीक है, तो वो ब्रीफ लेके गए सैम मानिक शॉ, और वहां से आए तो बोला सब कुछ कंट्रोल में हो गया। तो उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी डिड यू किल? सरदार पटेल ने बोला, और किल किसको? देश के दुश्मन को। ठीक है ना, एनिमीज ऑफ द नेशन। तो जो लोग इस तरह से जो हिंदुस्तान से अलग करना चाह रहे हो, जो कि नरसंहार कर रहे हो, तो उसको क्या आप बोलेंगे? तो फिर उन्होंने पूछा, हाउ मेनी डिड यू किल? तो बोला, नॉट ए सिंगल पर्सन सर।
तो हंसने लगे वो, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप जो ये पूरा सिक्योरिटी एपरेटस मेंटेन करते हैं किसी भी समाज में, किसी देश में, वो डू गुडर्स जो है उनको इवल डूअर से बचाने के लिए है, ठीक है ना। और शायद आपकी दो गोली हवा में या अदरवाइज, ठीक है। आर्मी तो पहली बात को बता दूं कि आर्मी ऑलवेज फायर फॉर इफेक्ट, ठीक है। तो आप जैसे भी दो गोली से अगर आप लाखों की अगर आप जान बचा सकते हैं और राष्ट्र की तकदीर आप बदल सकते हैं तो वो बिल्कुल वो जायज है, ठीक है। एक आपने दिनकर की वो कविता मुझे याद आती है कि छीनता हो कोई स्वत्व तुम्हारा और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, जो बढ़ रहा तेरी तरफ हाथ है, ठीक है। तो आज मुझे बहुत बहुत इस बात की प्रसन्नता हुई, एंड पर्सनली आई एम सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड कि आफ्टर ऑल देयर इज अ लीडर ऑफ मेन, ठीक है ना। ये सब तो लीडर ऑफ मॉब थे, ये वे वांगचुक ये सब लीडर ऑफ मॉब थे, ठीक है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर ऑफ मेन एंड लीडर ऑफ मॉब, ठीक है ना। ये जैन भारत के हैं, सो ये लीडर ऑफ मेन, ये जो कॉकरोचेज हैं ये, और इनके जो लीडर हैं दे आर लीडर ऑफ मॉब्स, ठीक है ना, लीडर ऑफ कॉकरोचेज। सो दैट इज द डिफरेंस। लेकिन ये मेरा आज जो सबमिशन है आपके सामने ये है बताना कि ये किस तरह से ये फिनोमिनन ये यहां तक आ गई। ये जो आप बार बार देख रहे हैं दिल्ली पर असॉल्ट, दिल्ली पर असॉल्ट, ठीक है ना। दिल्ली पर असॉल्ट का मतलब क्या है? हिंदुस्तान पर असॉल्ट। हिंदुस्तान का असॉल्ट का मतलब इन अदर वर्ड्स वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। आपके यहां जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो क्या किया था आपने? जब जैश ए मोहम्मद के लोगों ने पार्लियामेंट पर अटैक किया था तो आपने उनको मार गिराया था ना। और अगर कोई थ्रेटन करे, पार्लियामेंट के दहलीज तक पहुंच जाए तो उसे मार गिरा, इन दोनों में फर्क क्या है आप बताइए? इन दोनों में फर्क क्या है? कोई प्रधानमंत्री के दहलीज तक पहुंच जाए और वो जो पार्लियामेंट पर अटैक किए थे, इन दोनों में क्या फर्क है? इट्स नॉट एन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जो कि एक्सटेंशन है आपके एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, ठीक है। तो मिलॉर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जितनी कानून बनी हुई है ना वो हमेशा लॉ एंड वो अंग्रेजों इंग्लिश ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस की नजरिए से। पहली बात तो कि 35-90 मतलब आधी से ज्यादा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। और मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों ये अपना संविधान और वो पढ़े, आपको वर्ड टू वर्ड आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये जितने आप देखते हैं ये डिप्रेस्ड क्लासेस, ये वो डिट्टो दोस टर्मिनोलॉजीज हैव बीन बोरोड, आई हैव डन दिस एक्सरसाइज एनीवे। तो मेरा क्या है कि अभी हालात क्या है कि प्रोटेस्टर, क्रिमिनल, टेररिस्ट, जिहादी, एनिमी, पाक प्रॉक्सी, चाइना प्रॉक्सी, ये सब के बीच में ये जो दूरी जो है, जो लाइंस जो थे वो बिल्कुल वो ऑब्लिटरेट हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, ओवरग्राउंड प्रॉक्सीज, पॉलिटिकल टेररिस्ट को सब सब पहचानते हैं कौन है। पाकिस्तान, बीडी, चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज से के प्रॉक्सीज कौन है, सब उनको पहचानते हैं। इनको आप इन प्रॉक्सीज को देख लीजिए आप, ये जिहादी प्रॉक्सीज, माओवादी प्रॉक्सीज,
एक आपको याद है प्रॉक्सीज कैसे वर्क करते हैं? मी टू कैंपेन चला, ओ माय गॉड, क्या हो गया? खत्म हो गया। एमजे अकबर रिजाइन किया और मी टू खत्म हो गया। और वो मी टू के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का वकील जो नीचे के रास्ते से लोगों को वो बनाता था, जज बनाता था, कोई मी टू, वही वही चैनल्स, वही मीडिया चैनल्स, कोई नहीं, इनको शर्म नहीं, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ये अपने हायर जुडिशरी ने रातों रात उसका जो प्रोपगेशन था उसको बंद करवा दिया। क्यों भाई? जानना चाहिए लोगों को ना कि किस रास्ते से कुछ जज बनाए गए हैं, बनाए जाते होंगे, ये तो पता होना चाहिए था। नो, बट ही इज अ वेरी ऑनरेबल मैन। उनके भुजम पैल थे चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस के। ठीक है, तो ये जो गाली जो आप सुन रहे हैं ना, ये जहां भी है वो सब थ्योरी है कि डिह्यूमनाइज करो, गालियां दो, ये करो, किसी भी आदमी को, मतलब अगर उसको उसके स्टेचर को गिराना हो, वो सब अलग बात है। लेकिन जब इस तरह की चीजें आप समाज में करते हो और ऐसे आदमी की रिस्पेक्टेबिलिटी करते हो, तो जो आगे का जनरेशन होगा वो गाली गलौज वाला जनरेशन होगा। ठीक है। अब इसमें आप बताइए, ये सफेद बालों वाला दल्ला, वो वो बाप बेटे वाले वकील की जोड़ी, ये तो पहले भी थे ना, ये पहले भी थे, वकालत करते थे, लेकिन दलाली इस स्तर पे वो दलाली नहीं करते थे। ठीक है। और मैं बता दूं कि ये कोई बहुत बड़े ये लीगल ल्यूमिनरीज नहीं है। आप इनकी बातें सुनो, आप इनका डिबेट सुनो, ना इनमें वो लीगल एक्यूमन दिखता है और ना मुझे कहीं इंटेलेक्ट दिखता है। ठीक है। बस ये दलाली का करोड़ों रुपया खा रहे हैं। और ये वही दलाल है जो कि तीस्ता सिविल शीतलवाद, जिसको आप और हम क्रिमिनल मानते हैं, लेकिन उसको रातों रात ये छुड़वा देते हैं। तो फिर ये जब आप इस तरह का यार्डस्टिक रखेंगे दलालों का, ये इस तरह का, तो जंतर मंतर पर वो एमसीबीसी अगर उनको बोल रहे हैं, तो क्या ये तो ये प्रोजनाइटर है उनके। और ये पूरी दलाली की जो परंपरा जो है, इसकी सूत्रधार कौन है? ये सोनिया गांधी है। आप देखो, इसके पहले ये दलाल नहीं थे। इस तरह के दलाल कि जिहादियों के साथ भी यही, माओवादियों के साथ भी यही, कश्मीरी टेररिस्ट के साथ ये भी यही, जितने क्रिमिनल्स हैं उनके साथ भी वही, एलजीटीबीटी के साथ वही। आप मेरे को सोनिया गांधी के एडवेंट के पहले आप एक, मतलब और कोई ऐसा नाम गिना दो। ये भी वकालत करता था ये सफेद बालों वाला। मुझे याद है जस्टिस रामास्वामी के वाले केस में इसने पार्लियामेंट में उसका, उनके फेवर में इसने आर्ग्यू किया था पार्लियामेंट में। जॉर्ज फर्नांडिस ने इसके चितड़े उड़ा दिए थे। सारा का सारा इसका इंटेलेक्ट जो है ना, वो वहीं का धरा रह गया था। और वो याद है ना, जीरो जीरो थ्योरी की, नीचे से तो कोयला निकला ही नहीं, तो फिर कैसे ये हुआ? सो दैट इज हिज इंटेलेक्ट। लेकिन ये दलाली की परंपरा जो है वो सोनिया गांधी के समय से शुरू हो गई। ठीक है। अब है क्या कि ये दलाल जो है, जो हम कहते हैं ना सेपरेशन, व्हाट हैव दे डन टू द इंडियन फ्रेमवर्क। इन्होंने जो हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की जाती है, उसको इन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की। बिकॉज दे आर नॉट मेयरली लॉयर्स। ये सोनिया गांधी ने इनको सबको पॉलिटिकल एक पोस्ट दिया, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को मंत्री बनाया, किसी को ये बनाया। उसके बाद ये प्योरली वकील नहीं रह गए, ये बन गए दलाल। ठीक है ना। इनका जो है कि जब वो दलाल बन गए, फिर इसका ये हो गया, फिर इन्होंने रियलाइज किया यार ये वकालत में उतना पैसा नहीं है, उसमें बहुत सारा कंपटीशन है। इसमें ये वाला जो है रूट, ये दलालों वाला रूट, ये बहुत फायदेमंद रूट है।
एंड दैट इज हाउ दीज फेलोज स्टार्टेड प्रॉस्परिंग। इसीलिए कई तो ब्लैकमेल करके बने हैं राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। कोई उधर से नहीं मिला, उसको जगह नहीं मिला तो जाके समाजवादी पार्टी का, बट बेसिकली दे आर दलाल्स। और ये कॉस्ट हमारे संवैधानिक व्यवस्था के लिए अभिशाप है। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब जो पूरा एक एक तरह का एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए उसको इन्होंने खत्म कर दिया। बिकॉज आप पॉलिटिकल दलाल भी हैं, आप वकील भी हैं। इनमें से एक जो है सफेद बालों वाला, वो तो यहां तक कोई जज जा रहा है, अच्छा सुनो जा रहे हो तो रास्ते में यार ब्रेकफास्ट विथ मी, इस तरह का ये दलाली चला रहे थे। तो ये सब सोनिया गांधी के उसमें हुई। अब सोनिया गांधी कैसे सूत्रधार? दो प्रधानमंत्री के मौत के बाद और उसके बाद ये डिफैक्टो प्रधानमंत्री बनी। और उसके बीच में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था नरसिम्हा राव का, बट हम लोग तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से ये है। लेकिन फिर भी ये मैडम सोनिया गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ याद करें। अ गार्लैंड ऑफ बुलेट्स, आई रिपीट, अ गार्लैंड ऑफ बुलेट्स। और आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको पी चिदम्बरम याद दिला देंगे। अ गार्लैंड ऑफ बुलेट्स, ठीक है। ये कोई इनपुट था राजीव गार्लिक। गांधी के राजीव गांधी के असैसिनेशन के पहले? ऐसे ही मैंने सुना है ये, ठीक है ना। बट एनीवे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जी Something similar was going to be tried at Jantar Mantar, Garland of Bullets. ओ माय गॉड, लुक एट द सिमिलैरिटी, ठीक है। एनीवे, हम्म। तो उसके बाद 2004 के इलेक्शंस के बाद ये फ्लूक से 147 कितनी सीटें थी उसको बना के, और एक बार इनका इनका जो वो क्रिटिकल मास जो है वो उतना ही है, 140 150 के बीच में आएंगे सारे जिहादी माओवादी खालिस्तानी सब एक साथ, ठीक है ना। एलजीटीबीटी सबका इनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर सनातनी में कुछ दल्ले तो है ही जिसका मैंने वो किया। तो ये क्या हुआ कि जब 2004 में जब ये बाई फ्लूक जब डिफैक्टो प्रधानमंत्री बनी, तो अब इसको लगा कि हम कंसोलिडेट कैसे करें अपने आप को, इसको हम कैसे परमानेंसी हम इसका अचीव करें, सो दैट माय पोजीशन बिकम्स अनसेलेबल। तो उसमें इनका कैलकुलेशन था कि द ओनली ऑब्स्टिकल ऑन वे टू दिस परमानेंसी ऑफ पावर इज नरेंद्र मोदी। तो फिर कैसे क्या करें नरेंद्र मोदी को? पॉलिटिकली तो आप इसको किल कर नहीं सकते हो, बिकॉज ही वाज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। गुजरात में काया पलट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद से एक सपोर्ट था, एक उभरता हुआ एक सनातनी नेता था, मुझे तो ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। तब इन्होंने क्या किया कि बाकी जो पॉलिटिकली नहीं था, फिर जुडिशियरी एक चीफ मिनिस्टर था हिमाचल का, उसकी बेटी को भेजा इनको सॉर्ट आउट, वो सब आप लोग को मालूम। बट दे ऑल्सो कॉन्टेक्टेड द लश्कर ए तोयबा, और लश्कर ए तोयबा से इन्होंने वो इशरत जहां को रिक्रूट करवाया कि एक महिला जो है वो जाके एलिमिनेट करेगी नरेंद्र मोदी को। अब वो दूसरी बात थी कि उससे एलिमिनेट करने के सिलसिले में खुद ही एलिमिनेट हो गई, ठीक है। लेकिन बड़ा दर्द इनको हुआ था, बड़ा दर्द।
और इसके बावजूद कि लश्कर तोयबा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लश्कर तोयबा का आपको अपना एसेट बताया था। इनको बड़ा दर्द हुआ था। फिर वो फेल कर गया, फिर इन्होंने ये सोहराबुद्दीन को ये किया, फिर वो मारा गया, फिर उसका भी बड़ा दर्द हुआ। उसके बाद जब ये सब फेल कर गया तो इन्होंने फिर 2008 में जाके चाइना के साथ एमओयू साइन किया, और उसी समय 2008 में ही जमायते इस्लामी पाकिस्तान ने भी चाइना के साथ एमओयू साइन किया था। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करे, तो फिर इन्होंने 26/11 करवाया। अब 26/11 तो आपको मालूम है किस तरह से पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी, किताबें छप गई थी, सब कुछ हो गया था, दिग्विजय सिंह जाके किताब रिलीज कर दिए थे। ठीक, वो सारा कुछ हो गया था। बहुत मैं कहूँ एक तरह से तो वो बहुत पुख्ता प्लान था एक्चुअली, खास करके वो हिंदुस्तान के संदर्भ में। उसके बाद वो इन्होंने उसको एक क्रेडिबिलिटी देने के लिए एक महिला साध्वी को उठा लिया, एक आर्मी ऑफिसर को उठा लिया, ठीक है ना, और एक बूढ़े वसीम आनंद को उठा लिया। सो दैट हिंदू टेरर इज कंप्लीट, कि हिंदू women आर ऑल्सो टेररिस्ट, आर्मी ऑफिसर्स आर ऑल्सो टेररिस्ट, ठीक है ना, एंड इवन ओल्ड मतलब जो हिंदूज हैं वो भी टेररिस्ट, खास करके इफ एनीबॉडी इज कैरिंग अ टाइटल ऑफ स्वामी। ठीक है। अब वो आपको तो मालूम है, और कहानी जानते हैं कि फिर अजमल कसाब का क्या हुआ, कैसे ये हुआ। एनीवे, तो जब ये फेल कर गया, और मुझे ये कहने पे कोई शक ये कोई मतलब आप कहेंगे कि मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं, नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इसको अनरावल करने में एक बहुत बड़ा मेरा योगदान था। आप अगर टाइम्स नाउ का पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मतलब जो टीवीएस उस समय तो मैं आता था, तो मैंने अर्नब को बोला था कि मैं आपके पास इतने सालों से आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 3 मिनट्स अनइंटरप्टेड, आज मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। और उन्होंने दिया। उस 3 मिनट में मैंने पूरा हिंदू टेरर का जो था उसको मैंने कॉन्स्पिरेसी को अनरावल कर दिया। तो वो खत्म हो गया। फिर बाद में और चीजें आने लगी। फिर 2011 में अन्ना आंदोलन, ठीक है ना, अब उसको बिठाया था वो केजरीवाल, वॉज द मास्टर माइंड, ही वॉज द कॉन्स्पिरेटर। और उस समय वो अरब स्प्रिंग वगैरह सबका, ऑरेंज रेवल्यू, अरब स्प्रिंग, ये सब चल रहा था। यहाँ आया, बाहर से एक महिला आई जिसका नाम था श्रीमित ली, उसने इन लोगों को आके इनको ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया कि किस तरह से ये करना है। और वो इसलिए किया गया क्योंकि आपको याद होगा कि उस दौर में देयर वाज अ सीरीज ऑफ स्कैम्स, ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना, सो दैट द ऑपोजिशन डज नॉट कैरी अवे विद दैट, यू नो, हैज अ रन अवे पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दिस। तो उसके लिए उसने ये अन्ना हजारे को बिठाया, और इसको केजरीवाल को। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई कुछ कहे कि अन्ना हजारे को मालूम नहीं था, उसको बिल्कुल मालूम, ठीक है ना। ही न्यू, बिकॉज आप पूरे वो जो जंतर मंतर पे जितने दिन वो बैठे रहा, आप उसका कोई भी फुटेज निकाल के देख लो, नॉट वंस डिड ही टॉक अबाउट द, यू नो, अबाउट सोनिया गांधी। शी वॉज द डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर। सबको मालूम है कि कॉमनवेल्थ में क्या पैसा डायरेक्टली किसको गया था, ठीक है, नॉट वंस। सारा का सारा शीला दीक्षित पर, उस पे, ठीक है। तो ये जब हुआ, आपको 2000 मैं बताता हूँ, ये भी गया था 2013 के आसपास में, कोई मेरे को लॉस एंजलिस से कहीं से इनपुट मिला
मिला है कि वहां पे जब ये गया तो कोई 175 लोगों का एक हॉल था, जिसकी मतलब द एंट्री फीस वाज $50। और जब ये बैठ गए तो वो अमेरिकन सिक्योरिटी का एक बंदा आया, बोला कि नो बडी विल गेट अप फ्रॉम द हिज सीट, हिज और हर सीट, एंड नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। उसके बाद वो एक पूरी वो तीन चार बर्ली पुलिसमैन इसको उठा के स्टेज पर लाए और ये अपना ये जो बकवास करता है वो सब किया इसने, और वो चला गया। तो वो कह रहा था यार कि ये हमारे हमारे इंटरेस्ट का तो कुछ इसने बोला ही नहीं। ठीक है सर, ना? इतना बड़ा बिल पास हो गया, कोई खुशी की अभी तक स्टेटमेंट आई इन लोगों की तरफ से? नहीं नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए। तो कहीं से उसके स्टेटमेंट आया? उसके बाद से क्या इसको नहीं मालूम था अन्ना हजारे को कि हाँ, तो क्योंकि इसको बिठाना था अन्ना हजारे को और अरविंद केजरीवाल को वहां पर ये करना था, फिर एक रोड आ रहा था इनके बीच में, वो था स्वामी रामदेव। वो अपना ये कर रहा था। एक्चुअल एंटी करप्शन का तो इस मूवमेंट वही चला, उन्होंने ही शुरू किया था। और आपको मालूम है कि उसको तो किस तरह से उसके असैसिनेशन की कोशिश की, मतलब ब्लेटेंट ब्लेटेंट। ये इसको नहीं मालूम है ये अन्ना हजारे को कि क्या हुआ था? आप पूरा चेक कर लो अपना जो भी उस समय के रिकॉर्ड्स हैं। अगेन दिस मैन डिड नॉट स्पीक अ वर्ड ऑन दैट असैसिनेशन अटेम्प्ट। और उसमें कौन था? यही सफेद वकील, सफेद बालों वाला वकील, ये दल्ला। He had a prominent role to play, and it was all on the orders of विदेशी महिला। ठीक है ना? अब उसके बाद से क्या हुआ है कि रामदेव वाला इंसिडेंट हुआ, फिर ये केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बना। ठीक है ना? और 28 दिसंबर 2013 को बना, 2-3 महीने के बाद। ठीक है, ये चला गया आपको उधर। और किसके मदद से बना? कांग्रेस की मदद से। फिर इसने अपने बच्चों के सर पे ऐसे हाथ रख के कहा कि मैं कसम खा के कहता हूं, मतलब ये देख लीजिए इनका डायबॉलिकल कैरेक्टर। कोई बच्चों पे कसम खा के वो कहे कि मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी कांग्रेस से सपोर्ट, ये उनके सपोर्ट से सरकार बनाए, सब वही नहीं हुआ। उसके बाद ये भाई साहब रिजाइन कर गए, ये पहुंच गए ये वाराणसी। वाराणसी में ये अपना वहां गंगा वंगा में स्नान किया, क्या भाई मैं मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, रिजाइन करके। ये सारा का सारा ये सोनिया गांधी का स्क्रिप्ट था। ठीक है ना? क्योंकि केजरीवाल के बारे में तो इसने लिखा था मनमोहन सिंह को एक बार चिट्ठी, पर्सनल लेटर, कि दिस मैन शुड नॉट बी पोस्टेड आउट ऑफ दिल्ली इन एनी वे। तो ये तो केजरीवाल है ये। जी। आम आदमी पार्टी तो सोनिया गांधी की पैदाइश है, बट राहुल गांधी नहीं पसंद नहीं क्यों? नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी भी है। ये कांग्रेस की पैदाइश नहीं है, आज भी मैं आपको कह रहा हूं। डीप स्टेट की है। ठीक है ना? ये देयर इज अ डिफरेंस। ये इनका क्या औचित्य औकात है इनका? यू नो व्हाट इज द हायरार्की इन कांग्रेस पार्टी? देयर इज सोनिया गांधी ऑन टॉप, फॉलोड बाय राहुल गांधी, फॉलोड बाय प्रियंका गांधी, फिर इन दोनों के कुत्ते, तो और फिर ये पांचवें या छठे नंबर से इनका शुरू होता है। तो पूरी कांग्रेस में जो जो लड़ाई जो है वो ये फिफ्थ वो कुत्तों के नीचे वाली पोजीशन के लिए है। आप क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? यस सर, कुत्तों दैट के इज नीचे। हाँ, वो हेमंता ने बोला था ना, बिस्किट खिला रहा था जो भी ये था, हम्म। तो इसीलिए उसने छोड़ दिया। अब ये उनको अपनी इज्जत प्यारी थी, उनको अपनी डिग्निटी प्यारी थी। कोई भी वो नहीं। तो इसमें अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब चुनाव आया 2014 में, अब लगा अब तो समय कम है भैया, अब क्या करे, सब कुछ कर लिया, हिंदू टेरर ये कर लिया, फिजिकली नहीं एलिमिनेट कर पाए मोदी को, जुडिशियल से नहीं एलिमिनेट किया। फिर इन्हें कहा कि ये सड़क का रास्ता चुनो।
फिर इन्हें ये केजरीवाल को इन्होंने वो रेल भवन के पास बैठा दिया। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफिस, ठीक है ना, ऑफ स्टेट। एज अ चीफ मिनिस्टर ये बैठा, और उसके बाद इसको तो रेल भवन दिया नहीं गया था, जगह वाज नॉट, वहां तो इसको भी बोला गया था जंतर मंतर या रामलीला मैदान कहीं पे। वहां से इसने फिर ये अभी जो बातें हो रही ना, जो ये योगेंद्र यादव कर रहा है कि हिंदुस्तान सड़क से चलेगा संसद से नहीं, मैं तय करूंगा, ठीक है ना। इसको गाली दे रहा है शिंदे को कि शिंदे वॉज द होम मिनिस्टर, कि शिंदे कहां बैठेगा, और होम मिनिस्टर चुप है। द वेरी फैक्ट कि वो होम मिनिस्टर है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट वो चुप है, इसका मतलब उसको सोनिया गांधी ने कहा कि चलने दो, जाने दो इसको, ठीक है। फिर ही सेड के 4-5 लाख लोग, 10 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो जाए, रिपब्लिक डे परेड है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये रिपब्लिक का ही कोई मतलब नहीं है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो अभी आप सुन रहे हैं, वही चीजें इसने बोली, बिल्कुल वही स्क्रिप्ट था, ठीक है। अब वो दूसरी बात है कि उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उनको समझ में आ गई थी, उन्होंने फिर कहा, आर्मी चीफ सेड कि माय रिहर्सल्स आर बीइंग अफेक्टेड, तब इसको उठा के रातों रात इसको वहां से फेंका गया। सो बट जो ये पूरी जो ये तरीका जो है, ठीक है ना, टेम्पलेट उसी समय बनाई जा चुकी थी। तो क्या है कि वही टेम्पलेट अभी 2014 के बाद ये परसिस्ट कर रहा है। नया कुछ भी नहीं है। वही नया कुछ भी नहीं। देखिए, प्रोटेस्ट पहले भी होते थे, मुझे याद है वो जेपी वाला आंदोलन था। अ, मैं देहरादून में पढ़ता था, हमारी छुट्टियां थी उस समय। सो आई हर्ड दैट विथ माय फादर, आई हैड गॉन वो गांधी मैदान में, वो जो जयप्रकाश नारायण का जो स्पीच जो था, वो 6 जून को वो था। बारिश भी बहुत होने लगी थी, मुझे याद है उसमें। मतलब उतनी बड़ी भीड़ आज तक पटना के गांधी मैदान में नहीं देखा गया, ना कोई वायलेंस। अगले 2 दिन के बाद एक जुलूस था, वो चिलचिलाती धूप थी, एंड आई रिमेम्बर वहां पे डक बांग्लो मैं फादर के साथ खड़े था, तो वो जुलूस जा रही थी। अ, उसमें हर एक जैसे डिस्ट्रिक्ट क्या कुछ अपना अपना वो बैनर लगा के वो सब जा रहे थे पीसफुली, और जयप्रकाश नारायण वो अपना वो करके क्या अपना वो गमछा बांधे हुए थे, एंड ही वाज वेयरिंग गॉगल्स, वो मुझे याद है। और मैं भी इन लोगों की तरह एक मतलब टीनेजर था, वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट मैन फुल, ठीक है ना। इनफैक्ट उसी समय जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, तो हमारे एक परिवार में किसी का निधन हो गया था, तो ढेर सारा कार्ड था। सो आई सॉ वन कार्ड, जयप्रकाश नारायण। तो मैं अपने फादर को बोला, ये कार्ड मैं दूंगा जाके। सो मैं साइकिल उठाया, और वो कदम कुआं में रहते थे उस समय, तो मैं जैसे ही घुसा वो रोड में, जहाँ कुछ दूर जाना होता था, तो मुझे पहले ही रोक दिया उन्होंने, पुलिस वालों, सिक्योरिटी वालों ने। फिर मुझसे वो पूछे, एक चाय के दुकान में ले गए, मुझे बिठाए। फिर मुझसे लड़का सा देखा, ये हाँ कैसे आए हो इधर, मैं बोले ये कार्ड देने आया। तो उन्होंने देखा कार्ड खोल खोल के, देन दे टॉक टू ईच अदर, एंड मेरे को कहा कि जाइए जाइए आप। तो मैं गया, तो वो धूप में बैठे हुए थे, बिल्कुल फ्रेश होके, स्टार्च पजामा कुर्ता, ठीक है। और मैंने दिया, पैर छुके के प्रणाम किए। सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द होल थिंग वाज सो पीसफुल। तो प्रोटेस्ट पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह का ब्लेटेंटली फॉरेन एडेड, फॉरेन फंडेड, आईएसआई बैक, चाइना बैक, और ये इस ऑब्जेक्टिव से कि मुझे तख्ता पलट करना, ये प्रोटेस्ट ये सोनिया गांधी के आने के बाद से शुरू। और जुडिशरी का तो मैंने बताया ही कि इन्होंने
किस तरह से इनको दलों को पहले वकीलों को पार्लियामेंट में लाया, उसके बाद दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग द जुडिशरी। और देखिए क्या है मैडम कि ये विदेशी महिला को क्रिमिनलिटी कम्स विद बड़े आसानी से इस पे इसका क्रिमिनलिटी कम्स टू हर। देखिए इनके फादर जो थे वो मुसोलिनी के आर्मी में सार्जेंट थे, और मालूम है प्रो नाजी फासिस्ट, ठीक है। सोवियत्स ने इनको पीओडब्ल्यू ले लिया, इनका इंडोक्ट्रेशन करने लगे और फिर इनको जल्दी छोड़ दिया 2 साल, बाकियों को 4 साल में छोड़ता है, इनको 2 साल। ये आके इटली में ये अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने लगे, एक तरह का नक्सल मूवमेंट आप समझ लीजिए, ये नक्सल मूवमेंट वहां से चलाने लगे अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये क्रिमिनल माइंडसेट तो उसी समय से, और इसका ज्वलंत उदाहरण आप देखिए, इसने ज्वलंत उदाहरण एक वो वृद्ध आदमी, पुराना कांग्रेसी, ठीक है ना, ट्रेजरर, और इतने सारे वो कांग्रेस पार्टी का इतना ट्रस्टेड आदमी, वो कहते थे ना खाता ना वही जो सीताराम केसरी का है वही सही, दैट वाज द स्टेचर ऑफ दैट मैन, ठीक है ना। एंड ही टोटली डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द कांग्रेस। मैं उनके जो बेटे थे वो दानापुर में एक शॉप में बैठते थे, एंड यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ पान। तो पूरा वो जो उनका वेस्ट था वो पान के उससे, वो यूज्ड टू वेयर वन वेस्ट एवरी डे, वो इतना ये हो जाता था। लेड अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ, कभी कुछ ऐसा नहीं कि कोई परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा उन्होंने धन इकट्ठा किया, कुछ नहीं। उस आदमी को इसने कुर्सी से उठा, कुर्सी सहित इसको बाहर फेंकवा दिया, ठीक है ना, पाप तुल्य आदमी को, ठीक है ना। और मैडम उसी दिन कांग्रेस पार्टी उसी दिन दफन हो गया था। जिस कांग्रेस को हम और आप जानते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसका ये, वो उसी दिन इस विदेशी महिला ने कांग्रेस पार्टी को दफन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने, आप सोचो, नरसिम्हा राव, वो आदमी, व्हाट एन इंटेलेक्चुअल, एक बड़े घर के इतना पढ़ा लिखा आदमी। मैं अभी भी कहता हूं कि उसके इंटेलेक्ट का आज तक प्राइम मिनिस्टर, इवन नेहरू वाज आल्सो नोवेयर नियर हिज इंटेलेक्ट, लेट मी टेल यू। और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं ये बात। उस आदमी को इसने मौत में भी नहीं छोड़ा। एक विदेशी महिला who just happened to marry someone, वो तय करने लगी कि भारत का एक पूर्व प्रधानमंत्री का कहां अंतिम संस्कार होगा और कहां अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो क्रिमिनलिटी तो वहीं से पूरी दिख रही है। उसके बाद क्या आप देखिए, इसके जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, छटे हुए बदमाश, छटे हुए अर्बन नक्सल्स, और इन अर्बन नक्सल्स जो इसके जो वो एडवाइजर्स थे, और इनकी पूरी तार वहां छत्तीसगढ़ और कहां कहां से जितने नक्सल उसमें थे उससे जुड़ी हुई थी। वो विनायक सेन के खिलाफ जब वो कार्रवाई की गई, ये पूरा यूरोपियन यूनियन को इसने बुला लिया था, और उसका केस को सुनने के लिए हाई कोर्ट में। वो चर्च का भी आदमी था, वो माओवादी भी था, और उसको फिर प्लानिंग कमीशन के हेल्थ कमेटी का उसको चेयरमैन बना दिया था उसको, जब वो छूटा। कितना बड़ा काम कर दिया। वो माओवादी इलाका में जो ग्राहम स्टेन्स काम करता था, उसकी बीवी को इसने पद्मश्री दिया। तो आप देखो कि इन्हीं तत्वों ने मिलके वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा का इन्होंने मर्डर करवाया। बिल्कुल सही।
इन्हीं लोगों ने करवाया। और वही नहीं, जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट था उस मर्डर में, कवासी लखमा, उसको इसने बाद में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि द सेम क्रिमिनलिटी हैज बीन पास्ड ऑन टू द सन। ठीक है। A ये भी fruit does थोड़ी देर, not a fruit does या not fall very far from the tree. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी पहले पैजामा कुर्ता वाला रास्ता, पैजामा कुर्ता वाला रास्ता मतलब ट्राई किया। इलेक्टोरल रूट इसने आजमाया। ठीक है ना। जब ये फेल होता गया रिपीटेडली, तो इसकी माँ और इसको समझ में आ गया कि बेटा तू इलेक्टोरल रूट से नहीं आ सकता है। ठीक है ना। फिर इसने जेलेंस्की वाला रूट अपनाया। ठीक है ना। समथिंग लाइक ऑरेंज रेवोल्यूशन, जो सड़क से। जैसे योकोनोविच को हटा दिया था ना यूक्रेन में, ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, तो इसने वो, हाँ, तो इसने ये टी शर्ट वाला रास्ता फिर अपनाया। ठीक है ना। तो अब इसको ये लगे कि हर जो आप टी शर्ट पहन के जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप यू आर ट्राइंग टू डिनाइग्रेट जो स्टेट का जो फ्रेमवर्क है उसको आप डिनाइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। पार्लियामेंट को आप डिनाइग्रेट कर रहे हैं। अभद्र भाषा, जो भाषा ये बोल रहा है वो जेन जी को बहुत अपील कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या है कि अगर वो एमसीबीसी की गाली दे रहे हैं वो बच्चे, तो ये क्यों इसी से ले रहे हैं? ये इसी से क्यों ले रहे हैं एक्चुअली? तो सवाल ये है कि क्या इनको ये डर नहीं है कि, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि अगर इस रूट से ये सत्ता पर आए तो किसी समय उन पर यही रूट भारी पड़ जाएगा? नहीं। फिर से मैं कहता हूं, इनको पूरा यकीन है कि इस रूट से एक बार पावर में आ जाएंगे, इनको डिसलॉज करना मुश्किल हो जाएगा। ये जंतर मंतर में अगर उस रूट से पावर में आ गया, जिस रूट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जंतर मंतर पर 5 दिन भी कोई नहीं बैठेगा। ये मार कैसे किया था इन्होंने उसकी? क्यों इंदिरा गांधी ने नहीं 375 साधुओं को गोली से भुनवा दिया था? क्या ऐजवाल के अंदर इन्होंने बॉम्ब नहीं गिरवा दिया था? क्या आप लोगों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां नहीं चलवाई हैं टाइम पर टाइम? तो ये बहुत छोटी बात है सर, क्योंकि जब इनका टाइम था तब भी तो कितने निर्भया प्रोटेस्ट जब हो रहे थे, तब तो किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था हमें नहीं पता था। शीला दीक्षित की सरकार थी। और वो भी, आई एम टेलिंग यू, वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था। ठीक है ना। वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था। बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था। वो पहली बात कि जो वो मेन परपेट्रेटर था, वो मुस्लिम लड़का, उसका नाम लेने से इन्होंने सबको वर्जित कर दिया। बाकी ये इस तरह का वॉट एवर इट वॉज। और नॉट ओनली दैट, उसको जबरदस्ती इन्होंने जुवेनाइल बनाया। और वही नहीं, केजरीवाल के रिक्वेस्ट पर डीएमके ने उसको मद्रास में अच्छे से रिहेबिलिटेट किया। अरे सिलाई मशीन दी थी, वो सिलाई मशीन चला के टेलरिंग सीखने वाला था। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी सर, थोड़ा सा हटके है हमारे पॉइंट से, क्योंकि अब ये निर्भया वाला मेंशन हो गया। एनी चाइल्ड हु इज केपेबल ऑफ रेपिंग वेदर माइनर शुड आल्सो बी हैंग टू डेथ। अगर 18 साल से उम्र से पहले तुम्हारे अंदर इतनी जवानी चढ़ रही है कि तुम रेप करने पे उतर आओ, तो सूली पर लटकने के लिए भी तैयार हो। 14 साल की उम्र में अशोका वाज एन एम्परर, और तुम 18 साल का ये गणित सिखा के ना। और मैं तो पेरेंट्स को बोलती हूँ, लॉ सबके लिए बराबर है। आप अपनी बेटी को मरने से अच्छा पहले ऐसे दरिंदों को मार दो, जैसे वो आपके बच्चे बच जाए। आप सोसाइटी पे वो करोगे। क्योंकि सर अभी क्या हो रहा है, केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये एक फर्जी पेपर चिपका देते हैं, अंडर एज है, वो बंदा बाहर निकल के फिर वही करता है। कई केसेस आई हैं जहां पे लड़कियों के साथ निकलने के बाद दोबारा हादसे किए गए हैं सेम बंदे ने। तो जब ऐसे कहानी हो ना, तो अंडर एज का ये नौटंकी बंद होनी चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट में।
अगर तुम्हारी इतनी तो जवानी जोश मार रही है तो निपटाने की भी तैयारी इनको होनी चाहिए। हाँ, पागल कुत्ते ये को गोली मारी जाती है, पाला नहीं जाता है। ये बता ये बताइए कि ये जो अपना राजीव गांधी, राहुल गांधी, फिर उसकी बहन, ये दोनों ये वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चुना? क्योंकि नॉर्थ में दाल मलयालम नहीं प्रेम? मिलती, भाग नहीं, गए थे। मलयालम प्रेम? क्या प्रेम? या नारियल ज्यादा खाने का दिल करता है? ये जी। इनका प्रेम वही है। ये इनको मालूम है कि वहां पे पाकिस्तान परस्त लोग हैं। पीएफआई है, वहां पर मुस्लिम्स का वहां काफी वहां अच्छा पर खासा है। वहां 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 पर हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदुस्तान विरोधी लोग हैं। उनका वोट पक्का है, उनका हम्म। वोट पक्का है, ठीक है ना? हम्म। और ये देखिए, ये जो नॉन इलेक्टोरल, जो ये पैजामा कुर्ता, ये टी शर्ट वाला जो रूट जो इसने पकड़ा, इसका आगाज हुआ था आपको 2016 में टुकड़े टुकड़े के साथ। ये टुकड़े टुकड़े वाला करो, दैट आल्सो वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। टुकड़े टुकड़े वाला 2016 में हुआ, और उसके बाद से ये एम्बार्क्ड ऑन दिस, ये टी शर्ट, मतलब उस वाले रूट पे, ठीक है ना? तो उसके बाद से देखिए, ये शाहीन बाग, किसान आंदोलन, ये कॉकरोच वाला, ये सब वही रूट है। ये सब ये रूट उन्हीं का तैयार किया हुआ है। शाहीन जी। बाग फेल कर गया, किसान आंदोलन फेल कर गया, अभी कॉकरोच वाला भी फेल हो गया। बट ये इतनी इतनी आसानी से नहीं दे दे, उसका इम्पैक्ट पड़ा, उसका बहुत बड़ा, क्या मैं कहूं, उसने देश के फैब्रिक को खत्म कर दिया। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डाल दी यहां पे लोगों में। शाहीन बाग का जो धरना था, इट फाइनली रिजल्टेड इनटू दिल्ली राइट्स। जो ये किसान आंदोलन हुआ, इट रिजल्टेड इनटू एन असॉल्ट ऑन रेड फोर्ट, एंड देन लेटर an assassination attempt on the life of the prime minister at Firozpur, ठीक हम्म। है? और ये कॉकरोच वाला आप तो देख ही रहे हैं कि इसका एक सबसे बड़ा एक मैनिफेस्टेशन हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के घर के दहलीज तक लोग पहुंच गए। अगर प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं है, उसके दहलीज तक लोग पहुंच सकते हैं, वो भी देश का ये टी शर्ट वाला भावी प्रधानमंत्री, तो फिर हमारे और आपकी क्या औकात है? भीड़ आ जाएगी। आपके जो बीवी बच्चे आपके जो भी होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता। तो मैं मिलॉर्ड से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आज पहले ये केजरीवाल ने राष्ट्रपति भवन को थ्रेटन किया था, उसके बाद से किसान आंदोलन में रेड फोर्ट को वो किया, ये लोग पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के घर को असॉल्ट किया इन्होंने। मिलॉर्ड्स, अब आपका नंबर आने वाला है, एंड आई कैन सी द बिगिनिंग। जी। कल ही उसने तभी सौरभ दास कह रहा है कि हम मानेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जी जी, थैंक जी जी जी। जी, तो थैंक यू सो मैं मच। आपको बता दूं, नहीं नहीं, नहीं, सॉरी सर। हाँ, तो एक बात और आपको मैं बता दूं कि ये पेपर लीक हुआ नहीं था, इसको करवाया गया। ये लगे हुए थे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, यूजीसी में, कोई एक किसी को आप पकड़ लो, उसको बोलो ले 5 करोड़ रख लो, ये इसको तुम कर दो, ठीक है ना? इसको मैनिपुलेट कर दो। वहां से शुरू हुआ। गवर्नमेंट टू टोटली एन ऑपोजिट स्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब आप क्या बोलोगे कि ऐसे दरिद्र वहां पे बैठे हुए हैं? फिर इनको नीट का मतलब ये वीकेस्ट लिंक इनको लगा। हुआ क्या गायत्री जी, कि नीट वाला जो स्क्रिप्ट था वो तो तैयार था, सारा एपरेटस अपनी जगह पे था, जस्ट वेटिंग फॉर दैट इग्निशन। तो उन्होंने हुआ क्या कि सरकार के पास सारी इनपुट्स आ गई थी। गार्लैंड उन्होंने ऑफ इसका बुलेट्स री तैयार। हाँ नहीं री एग्जामिनेशन
री एग्जामिनेशन जब इनका हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक। जो नीट से अफेक्टेड थे उन्होंने एग्जाम दे दिया और बिल्कुल फुल प्रूफ। दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक टू देम, और ये आंदोलन की हवा निकाल दी थी नीट के ऊपर। देन व्हाट हैपेंस इज कि चीफ जस्टिस ने जब वो कॉकरोच वाला वो जो रिमार्क जब बोला, तो उसमें क्या हुआ कि वो फिर से आग लग गई। और आग किस तरह से लगी कि नीट का मुद्दा पीछे छूट गया और जो इनका एजेंडा था वो आगे आगे। एक कोई गया, वो मुझे कल बताया किसी ने, कोई दुबे क्या नाम था, ये उसने बोला कि मुझे भी मंच से बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? तो उसने बोला कि ये मैं उस पर बोलूंगा एमबीबीएस का, जो आजकल मतलब एग्जामिनेशन किस तरह से होना चाहिए, एमबीबीएस एंट्रेंस ये वो। तो वो कहता है वो इसका जो ये दिपके चिपके जो भी है, वो कहता है कि इसको नीट से क्या लेना देना है। दे डिड। आप उनको सिर्फ बताओ। कुछ नहीं पता है। ये 28 साल दिपके, का सौरभ दास एक चलो गे है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो इसके जो लिंक्डइन की प्रोफाइल और इंस्टाग्राम में वो जो क्लब मेंबरशिप है वो बच्चों ने निकाल रखी है। दैट इज योर पर्सनल मैटर, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बट इस पे जरूर बोलूंगी कि भाई साहब, आप जिस एग्जाम के बेसिस पे आए हो प्रोटेस्ट करने, कम से कम उसकी डिटेल्स तो पता कर लेते। या वो भी नहीं, वो भी हम पता करके बताएंगे आपको। नहीं ये सौरभ दास का ही ले लो ना। ये लॉ पढ़ रहा था, 2 बार फेल किया लॉ में, फिर ये जाके एमईटी में जाके इसने वहां पे वो किया, वहां से जर्नलिज्म किया, अच्छा पैसा खर्च किया होगा। ये जो आपका दिपके चिपके जो है, ये कहाँ के, ये 75 लाख रुपया दे के वहां से आया है। एक साल का ठीक है सर, ना? 1 साल का 75 लाख, जबकि कमा नहीं एक रहा है। साल का और माँ बाप बहुत गरीब हाँ, परिवार के हैं, हाँ, बहुत गरीब हाँ। परिवार के, मतलब एक 2 बेडरूम या का फ्लैट है। पैसा आ कहाँ से रहा है भाई साहब, ये बता दो जरा। टेल अस द मनी तो ट्रेल। देखिए ये तो गायत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिहादी, माओवादी, अर्बन नक्सल्स, ये सब शबाना आजमी, जावेद अख्तर, कामरा, योगेंद्र यादव, स्वरा भास्कर, ददानी, आमिर खान, तैमूर की मम्मी, अजीत अंजुम, रवि शायद, तमाम ये सबकी दुकान जिसकी जिसकी बंद हुई है, सब तैयार खड़े हुए हैं सर। सबकी दुकानें बंद अ, हुई है, प्रॉब्लम हुई है। तो सबका कॉमन कॉज है। तो ये सब क्या है सर कि अर्बन नक्सल्स, अर्बन जिहादी, ये सब इनको आप अगर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहो तो इसमें कोई वो नहीं है। मुझे याद है कि एक क्लॉज में एक सेमिनार था और उसमें एक महिला आई थी, उसके तहलका मैगजीन की, तो मैं भी ये था उसमें, तो माओइज्म पे था, तो जो थी वो बहुत सारी चीजें वो बोल रही थी माओइस्ट के फेवर में। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग जितने बोल रहे हो ना यहाँ पे, जो सपोर्ट करते हैं लोग इनके, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है। तो उन्होंने कहा कि बाद में जब उनका टर्न की, ही कॉल्ड मी अ व्हाइट कॉलर, ही रेफर्ड टू मी एज व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, yeah, he nearly called me. I said, no, I didn't nearly call you. I called you. I very much called you out as a white collar criminal. इसमें कोई शक की बात। Anyway, फिर तरुण तेजपाल का आपको मालूम है क्या हुआ, वो सब उस महिला का भी नाम आया था उसके बाद। Anyway, तो ये देखिए सब ये जो कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ये जिहादीज, माओइस्ट, ये अर्बन नक्सल्स, अर्बन जिहादीज, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ये शबाना आजमी, जावेद अख्तर, actors, actresses, some people from the academia, some people in the media, इनमें कॉम्बिनैलिटी क्या है? इन सब में एक शीश महल सिंड्रोम है। और इनमें कॉम्बिनैलिटी क्या है कि ये सब मर्डरस आइडियोलॉजी को लोग हैं। वो जिहाद है, ये जो आपका माओइज्म, ये मर्डरस आइडियोलॉजी के लोग हैं। इनको खून बहुत पसंद है, दे लव टू सी ब्लड। जैसे
जब महेंद्र कर्मा का वो डेड बॉडी था तो ये महिलाएं ऐसे ऐसे सर करके इससे राइफल एक ऊपर अभी करके। कम्युनिस्ट का सिंबल क्या है? हसिया। आपने देखा है सर वो हसिया ऐसे नहीं नहीं, करके? वो इनकी बनावट ही वैसी है, इनको ब्लड इसका दे मैं लव आपको इट। बताता हूँ, एक किताब है, आप पढ़िएगा उसमें, फ्रॉम बाइकुला टू फ्रॉम बाइकुला टू बैंकॉक ऐसे करके एक किताब है। तो उसमें आप देखोगे कि जितने ये अंडरग्राउंड ये जो गैंगस्टर्स और ये सब होते हैं, इनको वैसे ही बीवियां भी मिल जाती, ठीक है ना, वो सम अट्रैक्शन इज देयर। एक कोई क्रिमिनल था सऊतिया, तो उसकी बीवी का ये हॉबी था कि वो जब भी किसी को मारने जाता था तो साथ में रहती थी, कहती मुझे मरते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। सो विल शूट अ पर्सन, और वो अगर वो स्ट्रगल करके मर रहा है तो उसको बड़ा खुशी होता था, ठीक है। इस तरीके से ये लोग इस साइकोलॉजिकल बनावट के लोग हैं, ये सारे के सारे। आप उनके जितनी इनकी बीवियां हैं। मैं किसी से आज ही बात कर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब आई वाज टॉकिंग टू समबडी। ये ना एक कम्युनिस्ट में एक बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है सर, इनकी मेंटालिटी, इनकी थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है। दिन में अगर आप देखोगे तो हमारी मांगे पूरी करो, एक बहुत ही ऐसा यूटोपियन वर्ल्ड मांगेंगे जो पॉसिबल नहीं है, दुनिया में धरती पे पॉसिबल नहीं है, जहन्नुम में पॉसिबल नहीं है, जन्नत में पॉसिबल नहीं है, कहीं पॉसिबल नहीं है। दिन में ऐसी मांगे, और रात को इनकी एक मैडम होनी चाहिए जिसको एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर एक सिगार होना चाहिए और सिंगल वॉल्ट विस्की होना चाहिए। रात की इनकी लाइफ टोटली अलग है, दिन की अलग है। जो ये दिन में प्रीच करते हैं उसी का रात को खून कर देते हैं, जो ये दिन में पढ़ाते हैं उसी का उल्टा ऑपोजिट 180 डिग्री रात को करते हैं। सो एक ही इनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है बाय द वे। और नहीं ये नहीं, बीमारी मैं बोला ना, ये सौतिया का जो मैंने एग्जाम्पल दिया सब उसी कैटेगरी के हैं। वो गाना लिखने से, वकालत करने से, डॉक्टरी करने से, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मर्डरस एलिमेंट्स सभी जगह आपको मिलेंगे जी इस तरह के। तो जी। बेसिकली व्हाट इज देयर मर्डरस आइडियोलॉजी, कोई नहीं, खून से प्रेम है, और ये सब टोटलिटेरियन मिजाज के लोग। हम्म। ये इनका दोनों सबका है जिहाद, क्या बना, कैलिफेट बनाना, ठीक है। ये दारुल हर्ब है, हमको इसको दारुल इस्लाम बना, ठीक है। इनका क्या है कि हमको स्टेट पावर कैप्चर करना है, वन पार्टी रूल करना है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि कितने कैप्चर, हर पार्टी पावर में आना चाहती है, बट व्हाट डू यू वांट टू ऑफर, व्हाट इज गुड दैट यू नो आर नो गोइंग नो टू नो, पीपल, दैट स्टे इज द इम्पोर्टेंट थिंग ना। कैप्चर इन द सेंस की बाई फोर्स। जबरदस्ती, ओके, जबरदस्ती लेना है। हाँ, तो वो इनके मैं पास कह रहा विजन नहीं हूँ। है, इनके पास कोई कोई आगे का नहीं नहीं, प्रोग्रेस प्लान नहीं है। तो इसीलिए पता नहीं, मैं मुझे तो लगता है कि आपने सही कहा, रात में इनका क्या बिहेवियर होता होगा मैं नहीं जानता हूँ, बट आई कैन गेस। लेकिन ये जोड़ी भी ऐसे ही मिला, ऊपर वाला एक एक मर्डरर को दूसरे से मिलवाता है, ऐसी ही जोड़ियां बनती। मैं बोला ना, आप वो पढ़ो वो किताब, एंड जी, आई वाज फोर्स्ड टू बाइकुलर टू थिंक बैंकॉक। कि फ्रॉम बाइकुलर टू बैंकॉक, ठीक है ना। जी। था- तो हम्म। ये क्या है सर कि ये क्या है, दोनों में एक और कॉमनैलिटी है, दे ऑल सफर फ्रॉम शीश महल सिंड्रोम। शीश महल सिंड्रोम क्या है कि ये ये क्रिमिनल्स जो है, जो ताला तोड़ता है, चोर डकैत, ये रेपिस्ट, वो सब क्या करता है, वो ताला तोड़ते हैं, फिजिकली घुसते हैं। आपने अगर मान लीजिए रेजिस्ट किया, आपको चाकू वाकू मार देंगे, आपको मार मुर के सामान लेके चले जाएंगे। उनका यही कैलकुलेशन होता है कि ये 4-5 ऐसे काम करेंगे तो उसके बाद मैं शीश महल बना लूंगा, ठीक है ना। और इनका क्या है, इनका है इंटेलेक्चुअल रूट से, मुझे ताला तोड़ना है, ठीक है। तो ये गाने लिखेंगे, ये दलाली करेंगे, ये उस तरह के करेंगे, ये ऐसे बच्चों से गालियां दिलवाएंगे, जेल जी तैयार करेंगे। बट वही है कि ताला तोड़ के मतलब अपने उससे सो कॉल्ड व्हाट शुड आई से इंटेलेक्चुअल रूट, आप चलो हम उसमें शीशमान हम उससे बनाएंगे जो कि अरविंद केजरीवाल ने किया। There is no difference between these dacoits and this ये जो नहीं ये सर, बुटॉक्स दोनों वाली जो है। सेम है।
एक का झाड़ू सिंबल था तो ही अट्रैक्टेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल। दूसरे का सिंबल कॉकरोच है तो उसने पूरे गटर गटर रैट्स इकट्ठे कर लिया, अगर देखा जाए तो जंतर मंतर पे। सारे क्रिमिनल, सब प्रोस्टिट्यूट्स, मैं तो बहुत खुल के बोल रही हूँ, सब ये गंद पूरा पूरा दिल्ली का गंद इकट्ठा करके ले आई नहीं नहीं, इंडिया। वो जो भाषा जो वो लड़कियां बोल रही थी, आय मतलब मैं क्या, कोई कोई रिपीट भी नहीं कर सकता है। नहीं बोल वो सकते वो हैं कोई सर, शॉकिंग था पूरे। वो कोई रेड लाइट एरिया वाला ही वो कर सकता है। पूरे भारत के लिए शॉकिंग था। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन महिलाएं और निकल कर आ गई हैं, घर की गृहिणियां बोल रही हैं भैया हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, ये हमारे बच्चे नहीं हो सकते, ये नीट के बच्चे नहीं है। वी डू नॉट वांट आवर किड्स टू जॉइन देयर, बिकॉज ऐसे ऐसा कौन अच्छा, करता है। ये बताइए, शीश महल सिंड्रोम का वहां से निकलने के बाद ये क्या नीट के तैयारी में लग गए फिर से? अरे सर, रात को अपने 5 स्टार पार्टी नहीं देखी, चुम्मा चुम्मा दे दे खाना वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये नीट की तैयारी में लग गए, कि वो जाके 5 स्टार होटल में ये क्या कर रहे थे ये। और मैं आपको बता देता हूँ, बिफोर इट स्किप्स माय माइंड, ये पूरे उसमें इनको कैप्टागन ड्रग्स बंट रहा था, समझे कि नहीं? आपने अभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जैसे मोहम्मद के कार्डर्स 2 बार एप्रीहेंड हुए हैं अभी फिलहाल कुछ दिनों में गुजरात से, एंड अ मैसिव कंसाइनमेंट ऑफ कैप्टागन ड्रग। कैप्टागन ड्रग जो है वो जिहादी ड्रग उसको बोलते हैं। वो बिल्कुल मतलब इट इट प्रोलिफरेट्स मिडिल ईस्ट। ये जितने हमास हमास है, हिजबुल्ला है, ये सीरिया में जो है ये ग्रुप्स, जिहादी ग्रुप्स, इराक में, ऑल ऑफ देम आर, दे एग्जिस्ट ऑन दिस, मतलब दे सर्वाइव ऑन दिस ड्रग। इसका क्या है कि इट गिव्स यू फॉल्स करेज, आपको एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ मतलब ये आपके वेकिंग आवर्स को एक्सटेंड करता है, ठीक है ना? आप 4 घंटे 3 घंटे भी सो के आप ये कर सकते हो। इट ऑफ कोर्स इट हैज अ टॉल ऑन योर हेल्थ, बट वो लाया गया और इन सब बच्चों को ये बांटा जा रहा था। तो कहीं आप सर ऐसा तो देखोगे नहीं कि कि खाने में ही मिला के बांटा जा रहा हो, क्योंकि खाना सेंट्रलाइज्ड आ रहा है। नहीं 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 इंडियन नहीं, दे महिला। न्यू, नहीं खाने में नहीं बांटा जा रहा था। हम्म। ये बिल्कुल ये बांटा जा रहा था इसको ऐसे। मतलब और टैबलेट फॉर्म। दूसरा दूसरा एक और चीज मैं शेयर करूं आपसे, कि हम्म। नीट वाला तो सेटबैक लगा पूरी एग्जाम। हम्म। दूसरा क्या हुआ कि ये आपको जो इंट एजेंसीज जो थी उसने उसको सरकार को जो इन्फॉर्म किया था, मोर देन वन इंट एजेंसी, कि इनका प्लान है इसको मार देने का, ये मॉकचुक को। वो तभी डिस्गस्टेड होके वो बाहर निकला और बाहर आके बोलता है, और मतलब क्या शब्द थे उसके, टेनर था, बोला कि हमको तुम लोग फास्ट पे डाल दिया है और खुद ठूसे जा रहे हो। ये उसका, तब उसको जब दिखाया गया, उसकी पहले पत्नी को दिखाया गया कि दिस इज द प्लान, यू विल लूज योर हस्बैंड। तब उसकी पत्नी को बोला कि किसी तरह से उसको रेस्क्यू कीजिए, तो व्हाइट चादर लेगा और उसको उठा के ले गए वहां से। ये लोग वरना सब वहाँ ऐसा नहीं पार्टी था कर कि रहे थे, खाना खा रहे थे, नाच रहे थे। एक तो दहिया दहिया हाँ। था, वो तो डांस करता तो था और बर्गर खाता था, उसका यही काम था। तो उसके वहां से उठा के ले गए। वरना ऐसा नहीं था, वांगचुक को नहीं मालूम था कि ये जो जुनैद है वो कौन है और ये कौन कौन से तत्व बैठे। जब अपनी जान पे पड़ी है तब जाके वो वहां से, मतलब उसकी वाइफ ने उसको जाके बोला कि बॉस प्लीज सेव योर लाइफ फॉर अनदर डे, ठीक है ना? तो मेरा क्या कहना है, ये, हाँ, ये कैप्टागन ड्रग्स ये पूरा बट रहा था। ये जो गाली वाली दे रहे थे उसी के इन्फ्लुएंस में ये थे, वो बड़बोलापन भी आ जाता है उससे थोड़ा सा। तो वही जंतर मंतर। देखिए क्या है कि मिलॉर्ड्स को मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो ये सब कहते हैं, ये प्रोटेस्ट करना तो सबका राइट है, बिल्कुल राइट। हम भी अर्नब वाले केस में आई ऑल्सो वेंट टू जंतर मंतर, 1-2 घंटे में था वहां पे। हम लोग कुछ लोग थे, अपना क्या, उसके बाद अगले दिन राष्ट्रपति भवन में हमने जाके वो जो भी किया अपना, वो किया, चले आए, बात खत्म। दुनिया देख ली कि भाई लोगों में रोष है। वो बस वही हमारा एम था और वही एम होना भी चाहिए।
तो प्रोटेस्ट का क्या पर्पस होता है हमारे, कि टू अपील ऑन द कॉन्शियंस ऑफ व्हाटएवर, आई मीन जो डिसीजन मेकर, ठीक है ना, और सो दैट जो इट मेक्स द गवर्नमेंट पॉलिटिकली अनटेनेबल, मतलब वो जो मुद्दा जो है कि भाई ये तो रोष है, इसमें मांग भी इसमें जायज है, ये है, वो सब जाके बातचीत की नहीं, इसको हम ये करते हैं, ठीक है ना। सिस्टम के बारे में तो ये था नहीं, ये केवल नीट एग्जाम के बारे में था ना, वो तो री एग्जामिनेशन हो चुका था। दूसरा चीज क्या होता है मिलॉर्ड्स, देखिए, अगर संविधान जो है ना वो तो भारत पर लागू, भारत का है ना संविधान, तो प्रोटेस्ट भी इंडिजिनियस होना चाहिए, है कि नहीं मैडम? लेकिन इंडिजिनियस होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप एक चिपके को भेजे कि जहां 16 महीने का कोर्स करके आप 75 लाख रुपए को ये करके, ठीक है ना, और दैट इज, और फिर ये तो फिर ये प्रोटेस्ट हुआ नहीं ना, तो ये प्रोटेस्ट है ना ये एजिटेशन है, ये तो दिस इज प्रिपरेशन फॉर वॉर अगेंस्ट द नेशन। और उसके बाद आपने क्या प्रोटेस्ट का फॉरेन फंडिंग होना चाहिए? क्या ये फॉरेन इंस्पायर्ड होना चाहिए? क्या ये फॉरेन ऑर्केस्ट्रेटेड होना चाहिए? तो अब तो सभी के उसमें देख रहे हैं कि ये इट इज फॉरेन फंडेड, फॉरेन इंस्पायर्ड, फॉरेन ऑर्केस्ट्रेटेड। और तभी मैंने कहा कि अन्ना भी अमेरिका, ये आपका ये केजरीवाल भी अमेरिका गया था, ये दिपके चिपके भी गया था, ये भी नॉर्वे में था, ये जो आपका सौरभ दास जो है, ये फार्मर प्रोटेस्ट में ये आपके ये थे, कैनेडियन एमपी थे। सो दिस इज एक मैं आखिरी में एक बात आपसे पूछता हूँ। कि देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दिल्ली को खतरा था, इस्लामाबाद बार बार थ्रेटन कर रहा था, उन्होंने मिसाइल भी एक वहां से फायर किया, वो मिसाइल वहां पे सिरसा में जाके न्यूट्रलाइज हो गई। क्या आप दिल्ली में बैठे हुए इनसिक्योरिटी से आप मतलब ग्रसित हुए? क्या आपको कोई एप्रीहेंशन हुआ, कोई एंजाइटी हुई? नहीं। उसके पहले ये आपका लद्दाख में इतना बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ 1-1.5 साल का, गलवान के बाद में, ठीक है। आपने कभी दिल्ली में बैठे आपको कभी एंजाइटी हुई? इनसिक्योरिटी की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपको मालूम था कि हमारे जो सिक्योरिटी एपरेटस जो है वो इट इज मोर देन केपेबल ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन। आपको पूरा भरोसा था। गलवान में कुछ हुआ, ये डोकलाम में हुआ, आप ईस्ट में आपको मालूम था कि वी विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। एक आदमी को बहुत तकलीफ हुई थी, वो था ये राहुल गांधी, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी चाइना के साथ मिलके कि उसका एक सिचुएशन ऐसा अनटेनेबल कर दो मोदी को कि उसको कंपेल करके रिजाइन करवा दे, इसलिए चुपके चुपके वो पे गया था, ठीक है ना। कारगिल में अभी कारगिल दिवस था, उस समय कारगिल हुआ, आपको कभी एप्रीहेंशन हुआ? दिल्ली में बैठे बैठे लोग अपने ड्राइंग रूम में देख रहे थे पूरा का पूरा जो कारगिल वॉर चल रहा था, बट यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर इन दिल्ली। लेकिन आप बताओ कि जब ये फार्मर ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन में जब वो रेड फोर्ट को अटैक करने लगे, तो डिड यू फील वल्नरेबल? डिड यू फील इनसिक्योर? लग रहा था कि अब क्या होगा, कहीं ट्रैक्टर्स तो अब पूरे दिल्ली में मेरे घर तक तो नहीं पहुंच जाएंगे अब। दैट वाज द लेवल ऑफ एंजाइटी। जब ये हुआ आपका शाहीन बाग के समय आपको नहीं लग रहा था? जब दिल्ली, वो तो इट मैनिफेस्टेड इनटू दिल्ली राइट्स, और दिल्ली राइट्स में आपको मालूम है किस तरह का वो खौफनाक सिचुएशन था। उसके बाद, और वो भी कौन दिल्ली राइट्स करवाने वाला? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला से आके कर रहा था, और वही एलिमेंट्स अभी जाके जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। जी। अभी जब ये कॉकरोच वाला हुआ, आई मीन डिडंट दिल्लीइट्स फील इनसिक्योर? तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि जब हम 3 फ्रंट की बात करते हैं,
हमने पाकिस्तान का बताया, चाइना का बताया, आपको तो कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। आप दिल्ली में बैठे बैठे इफ यू आर फीलिंग इनसिक्योर, दिस इज द फोर्थ टाइम इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, फोर्थ टाइम आपको लग रहा है कि दिल्ली का क्या ये होगा। और क्या है कि बिकॉज नाउ इट इज नो लॉन्गर ए प्रोटेस्ट, जंतर मंतर जो है वो एक फर्म बेस, इट इज एक्टिंग एज जैसे हमारे यहाँ मिलिट्री में, आर्मी में एक वो टर्म होता है, नो, फर्म बेस, ऑल अटैक शुड गो फ्रॉम ए फर्म बेस सो दैट यू कैन फॉल अपॉन, अगर कुछ हो गया तो यू कैन फॉल बैक ऑन दैट एनीवे। तो ये फर्म बेस अभी ये इस्तेमाल हो जा रहा है। अच्छा, तुम कोई बात नहीं, राष्ट्रपति भवन चले जाओ जंतर मंतर से, कोई बात नहीं, तुम्हारा टारगेट पीएम, क्योंकि सब पास पास में है, पार्लियामेंट चले जाओ, उस पर अटैक कर दो, पीएम हाउस पर कर दो। तो फिर अगला अगला तो अब सुप्रीम कोर्ट ही बचा है ना। एंड दैट इज व्हाट आई से कि फॉर गॉड से, ये जंतर मंतर हमारे सनातन की विज्ञान की धरोहर है। अर्ली 18th सेंचुरी में आप सोचो कि हमारी क्या परंपरा रही है, साइंटिफिक परंपरा, वो केवल स्टोन्स के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए जिससे आप स्टार्स और ये ट्रैक, हेवनली बॉडीज को ट्रैक कर सकते हो। 27 मीटर लंबा सन डायल है जो कि आपको 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक टाइम बता सकता है। इसके बारे में न दिपके चिपके जानता हो है, ना ये आपका सौरभ दास जानता है, और ना ये गंदी गंदी बद्दी गालियां देने वाले। ऐसे जगह पे ये कॉकरोच हैं, इनको जगह दीजिए नाली में कृपया। हमारा जो नर्व सेंटर है दिल्ली का, हमारे जो सिंबल्स हैं, एक बार भी अगर एक भी सिंबल अगर मान लीजिए कल को अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसमें लोग घुस जाते हैं, और ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से और ये एक उभरता भारत से आप बिल्कुल नीचे गिर जाओगे। बिल्कुल सही। और याद रखिएगा कि ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये कारगिल दिवस था, वो लड़के क्या थे, उनकी भी उम्र 20-30 साल थी, जो शहीद हुए थे, जिनका आपको ड्राइंग रूम में देखा था, वो क्या थे, वो जैन भारत के लड़के थे। आप ये पूरे देखिए, ये जो आपके जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, आपके जो कार्तिकेयन, ये जो माउंटेन, कितने माउंटेन पीक्स का है, कितने लोगों ने ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन दिया। यू सी द स्पोर्ट्स फील्ड में हमारे अचीवमेंट, आई एम फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली। स्पोर्ट्स में है अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिशन। ये लोग कौन है? ये लोग जेन जी के लोग हैं। नहीं, ये जो जंतर मंतर के पैरासाइट्स हैं, ठीक है ना? सॉरी, नहीं, मैं कह रहा हूं ये जैन भारत के लोग हैं। ये जैन भारत क्या है? ये हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम उसका ये कर रहे हैं कि हमारा, आप देखिए आज लोग कहते हैं कितना हमारा अभी 670, इफ आई एम करेक्ट, $670 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। We have one of the lowest inflation rates, 4.3%. Can you imagine that we have become exporters of defense equipment? आप हमारा स्पेस में अचीवमेंट्स देखो, we have some of the best airports in the world. ठीक है, इनको ये सबसे कोई वास्ता ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, ये कितना बड़ा एक हमने पूरी दुनिया को एक मिसाल दिया कि ये जो आने वाली युद्ध पद्धति कैसी होगी। डिजिटल इकोनॉमी, पूरी दुनिया हमसे सीख रही है। बिल्कुल सही सर जी। तो ये कौन है? ये जैन भारत के लोग हैं। तो हम जैन भारत को सेलिब्रेट करेंगे, और मैं आपके दर्शकों से एक ये कहूंगा कि कृपया जैन भारत का मुहिम चलाइए। ये फॉरेन इंस्पायर्ड जो ये सब मूवमेंट जो है, ये इट डजंट सर्व यू गुड। यू आर ए सिविलाइजेशनल कंट्री। जी, तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।